हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। आज का जो ये लेक्चर है वह देखा जाए तो ये फाइनल रिवीजन है रखा गया है। किसका रखा गया है? ये मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, क्योंकि अब आपके पास टाइम एकदम नहीं है, आप बहुत कम टाइम बचा है और आप इस कम टाइम में आप अपनी ज्योग्राफी को और आधुनिक भारत को, इतिहास को क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और इस कम टाइम में 15 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं और हिस्ट्री में जो 35 क्वेश्चन में करीब, मॉडर्न हिस्ट्री में करीब 10 से 15 क्वेश्चन, यानी आपके 25 से 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, यानी कि आपका 25 से 30 क्वेश्चन इस लेक्चर में आपका कवर होने जा रहा है। इसलिए आप इसको शार्ट रिवीजन कर करके, फाइनल रिवीजन करके आप एग्जाम में अपडेट होके जाइए, ताकि आपका जो है वो जीएस के पेपर में अच्छा स्कोर हो और आप फाइनली जो है क्या कर सकते हैं, बिहार का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, प्री का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम, चूँकि पार्ट 1 पार्ट 2 में एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री किया गया था, और पार्ट 3 में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री और प्लस इंडियन हिस्टोरिकल फॉर मूवमेंट, और उसके साथ साथ ज्योग्राफी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन इस लेक्चर में आपको वही पॉइंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए अगर आप इसको सावधानी से, ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे और उसको पॉइंट्स को नोट करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं कुछ न्यूज़पेपर को बता देता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर अक्सर एग्जाम पूछ दिया जाता था कि फला न्यूज़पेपर जो है उसका पब्लिशर कौन था, कौन इसका एडिटर था, कौन इसका संपादक था। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक है न्यूज़पेपर, वो उसका नाम है हितवादी। हितवादी न्यूज़पेपर को किसने चलाया था? उसका नाम है कृष्ण कुमार मित्र। इसके संपादक, इसके जो है वो चीफ एडिटर कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। ठीक है। उसके बाद था द हिंदू और स्वदेश मित्रम। द हिंदू स्वदेश मित्रम, इसके कौन संपादक थे? जी सुब्रह्मण्य अय्यर, क्योंकि ये पूछ देता मैचिंग करने के लिए। ठीक है। और बीजी तिलक का 2 समाचार पत्र था। पहला मराठा था, मराठा जो है इंग्लिश में था, और केसरी जो है क्या था, वो मराठी में था। याद रखिएगा, मराठा इंग्लिश में पब्लिश होता था, और जो केसरी था वह क्या होता था, वो मराठी में होता था। ठीक है। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था बंगाली। ठीक है। उसके बाद मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष का जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। ये इंग्लिश में और बंगला में भी क्या होता था, पब्लिश होता था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का क्या समाचार पत्र था? सुधारक समाचार पत्र था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो 1905 में कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी का जो समाचार पत्र था वो था का हिंदुस्तानी, द ट्रिब्यून और एडवोकेट्स ऑफ इंडिया, अखबार आम। इतने समाचार पत्र जो दादा भाई नौरोजी ने निकालते थे। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी चंद्र राय, इन्होंने संजीवनी नामक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है। फिर एन सेन, इंडियन मिरर। बी.एम. मालावारी का क्या था? इंडियन स्पेक्टर समाचार पत्र था। और तारकनाथ दास, ये बैंकोर से निकलता था, उनका समाचार पत्र क्या था? फ्री हिंदुस्तान। ठीक है। एनी बेसेंट, देखिए एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट का समाचार पत्र क्या था? न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, बस स्टैंड। ये 3 समाचार पत्र निकालती थी, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, बस स्टैंड। और इसके साथ साथ ये प्रथम महिला था। ही वॉज द फर्स्ट लेडी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 कोलकाता सेशन। यानी कि 1917 में ये पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ध्यान दीजिएगा, ये पहली महिला थी। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, जो प्रथम भारतीय महिला थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में, कानपुर सेशन में। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद श्री पाद अमृत डागे थे। इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था, गांधी एंड लेनिन, और दूसरा था द सोशलिस्ट नाम का पेपर भी इन्होंने निकाला था। उसके बाद
फिर था कि जोगिंदर नाथ बोस बंगवासी संजीवनी समाचार पत्र निकालते थे। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे इंदु प्रकाश समाचार पत्र निकालते थे। बीएन मांडलिक नेटिव ओपिनियन। उसके बाद फिर बाल मुकुंद गुप्ता, ये पूछता कभी ये कौन से समाचार पत्र निकालते थे? भारत मित्र निकालते थे, ठीक है। और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका समाचार पत्र था कवि वचन सुधा। हरिश्चंद्र मैगजीन निकाल रहे थे और भारत दुर्दशा नाम का एक नाटक इनका था, ठीक है। ये 3 इनका निकाला गया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पिता, आधुनिक हिंदी का मतलब फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी का पिता, और स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत थे। स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत थे। किसको कहा जाता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम इसके बाद थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि कुछ जो विद्रोह हुआ था, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था जो 1857 में था, उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसको हम थोड़ा बता देते हैं, इसको आप ध्यान से सुन लें, ठीक है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको यहाँ से भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि भारत की पहली लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो 1857 का था। रिवोल्ट 1857 यानी 1857 का विद्रोह। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मंगल पांडे, जिनको 30 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई थी, ये 34वीं नेटिंग इन्फेंट्री के जवान थे और इन्होंने अपने ही सार्जेंट मेजर पर गोली चला दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर कानपुर में जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, उनको पेंशन उनकी नामंजूर कर दी गई, इसलिए उन्होंने 1857 विद्रोह में भी उन्होंने भाग लिया था। फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल, पूछता कौन कहाँ से लिया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, और उसके उनके बेटे बिरजिस कादिर ने वहाँ पे क्या किया? लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बरेली में बहादुर खान तथा बिहार के आरा नामक जगह है, जगदीशपुर भी बोल सकते हैं उसको, वहाँ से कुंवर सिंह ने 1857 में क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। अब पूरे आंदोलन में, पूरे विद्रोह में केवल मद्रास ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे वो क्या किया? वहाँ पे वो पूरी तरीके से किसी ने भी इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, क्योंकि वहाँ के जो भी सैनिक थे अपने अंग्रेज अधिकारियों के प्रति क्या थे? वो निष्ठावान थे, वफादार थे। तो पूछ देता कि कौन सी जगह थी भारत का जहाँ पे विद्रोह 1857 का नहीं पहुँचा था? वो था मद्रास था, ठीक है। उसके बाद अब फैजाबाद से देखते हैं। फैजाबाद के नाना साहब तथा मौलवी अहमद शाह ने भी सिपाहियों को विद्रोह के लिए उकसाया था, पूछ देता कभी कभी, ठीक है। अब इसके बाद और देखते हैं कि इन विद्रोहों को कहाँ से किसने जो है उसको क्या किया? दबाया, इसका सप्रेस किया, कौन कौन से, उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस विद्रोह में जो भी लोगों ने भाग लिया, रानी लक्ष्मीबाई ने, इनको देखिए, इन्होंने भी विद्रोह का नेतृत्व किया था, क्योंकि इनके दत्तक पुत्र को इंग्लिश कंपनी ने मान्यता नहीं दी, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 17 जून 1858 ईस्वी को, 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई अंग्रेजों से लड़ते समय। और नाना साहब का क्या करना रहा? उन्होंने 1859 में क्या हुआ? नेपाल चले गए। तो ये भी पूछ देता कि कौन नेपाल चला गया, किसकी कब डेथ हुई, ठीक है। और कुंवर सिंह की डेथ कब हुई थी? 9 मई 1858, 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की डेथ हो गई, ठीक है। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी अप्रैल 1859 में। पूछ देता है कि इनमें निम्नलिखित व्यक्तियों में किसको फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को दी गई थी फांसी। और उसके बाद ये विद्रोह करा। अब विद्रोह में देखिए, विद्रोह में कुछ लोगों ने विद्रोह के बारे में अपने विचार व्यक्त किए कि 1857 के विद्रोह का नेचर क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1857 उसका नेचर क्या था। देखिए, तो सबसे पहले जो एग्जाम में आता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक पूछा गया कि इसमें था कि भारतीय सेना का विद्रोह, 1857 के भारतीय सेना का विद्रोह किसने माना था? सर जॉन सीले ने कहा कि 1857 का विद्रोह क्या था? भारतीय सेना का विद्रोह था, ठीक है। जी मेंडले ने क्या कहा था? ये जातियों का युद्ध था, इट वॉज द वार ऑफ कास्ट, जातियों का युद्ध था। उसके बाद बेंजामिन डिज़रेली, जो एग्जाम में पूछा जाता है, बेंजामिन डिज़रेली ने क्या कहा था? ये राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था ये? नेशनल रिवोल्ट था ये, ठीक है, बेंजामिन डिज़रेली। और बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इसको सुनियोजित संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था, ठीक है। आर.सी. मजूमदार ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना था। पूछता है किसने नहीं माना? तो आर.सी. मजूमदार था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी किसने माना था? जेम्स आउटरम और टेलर, ये भी पूछा था एग्जाम में, ठीक है।
और एस एन सेन ने इसको स्वतंत्रता संग्राम माना था, इसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस माना था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने इसे राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष माना था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं, इसमें से कुछ और कंप्लीट करवाते हैं आपको। देखिए न्यूज़पेपर तो हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन में कुछ बातें बता देते हैं। स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि स्वदेशी आंदोलन वास्तव में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। और फिर इसमें क्या विशेषता रही, इसकी कुछ विशेषता थी। बेसिकली बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, क्योंकि बंगाल उस समय एकता का प्रतीक था, वहाँ राष्ट्रवादी एकत्रित होते थे, तो उसको उन्होंने विभाजित कर दिया राष्ट्रीय एकता को दमन करने के लिए, ठीक है। तो जो बंगाल विभाजन हुआ तो उसकी औपचारिक घोषणा, ध्यान दीजिए, कब हुई थी? 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा हुई थी। और 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन घोषणा की गई थी, कहाँ पे? कोलकाता के टाउन हॉल में। ये सब डेट पूछता है। और उसके बाद फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इसे राष्ट्रीय शोक दिवस कहा जाता था, ठीक है। राष्ट्रीय शोक दिवस, नेशनल सॉरो डे कहा गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और घरों में चूल्हे नहीं जलाए गए, लोगों ने उपवास रखा और वहाँ पे हड़ताल की गई। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन की क्या बन गया? एक बहुत बड़ा नारा बन गया, ठीक है। और इसी समय लोगों ने एक दूसरे के कलाइयों पर राखी बांधा एक दूसरे की कलाइयों पर, और इसलिए बांधा कि ताकि उनमें एकता प्रदर्शित की जाए। और इस तरीके से इस पूरे आंदोलन को काफ़ी विरोध किया गया। ये पूछता है कि किस आंदोलन के दौरान लोगों ने आपस में राखियाँ बांधी थी, तो स्वदेशी आंदोलन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये सब, इसको आप देख लेंगे, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अवनींद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने भारतीय पाश्चात्य कला पर एक चित्र बनाते थे। अवनींद्रनाथ टैगोर पूछ देता है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय, इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, याद रखिएगा, ठीक है। 1906 में क्या है? 1906 में मुस्लिम लीग की, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, किसके द्वारा? बंगाल के 1906 में ढाका में वहाँ के नवाब थे सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में इंडियन मुस्लिम लीग यानी भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये भी पूछ देता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर ये होम रूल लीग हो गया। फिर 1907 का पूछता है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस का 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन सूरत में 1907 में हुआ था। वहाँ पे कांग्रेस विभाजित हो गई नरम दल और गरम दल में, मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट में उनका क्या हो गया? विभाजन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज़ को 1907 में रास बिहारी घोष क्या थे? 1907 में सूरत अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाद में 1916 में जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ में सम्मेलन हुआ था, तो उस समय अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। उसी समय जो है कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस के एकता हुई, मतलब नरम और गर्म दल आपस में फिर एक हो गए 1916 में। ये भी पूछ देता है, ठीक है। और 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि क्या नारा दिया था? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ में। तो ये भी पूछता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपका काम क्या है? आपको इसको क्विक रिवीजन करना है ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद और भी देखिए, गदर आंदोलन देख सकते हैं। गदर आंदोलन का बेसिकली यह था, गदर आंदोलन जो है वो, गदर आंदोलन शुरू करने का श्रेय इसको था, एक सिख थे भगवान सिंह, उनको जाता है। और ये हांगकांग में काम करते थे और उन्होंने 1913 में वैंकूवर में यानी कनाडा में क्या किया था? इसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्या किया, वहाँ से नेतृत्व किया, ठीक है। और इसी के बाद फिर गदर पार्टी स्थापित होती है। गदर पार्टी में लाला हरदयाल का मुख्य नेतृत्व था, ठीक है। और भी लोग थे, लाला हरदयाल, कामा, सारे लोग थे। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी और इनकी कविताएं होती थी। गदर जो बेसिकली एक क्रांतिकारी पार्टी थी और इसमें एक देखा जाए तो इसमें ये समाचार पत्र भी निकाला जाता था, ये समाचार भी पढ़ता था। बाद में गदर पार्टी में स्थापना की गई। इनकी कविताएं इस तरीके से होती थी कि हमें पंडितों और मुल्लाओं की ज़रूरत नहीं है, भजन और प्रार्थनाओं की ज़रूरत नहीं है, इससे हम भटक जाएंगे। ये लड़ने का एक क्या है? वक्त नहीं, अपनी तलवारी खींच लो।
ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा था कि इस हमें भजन पूजन की जरूरत नहीं, हमें लड़ने का वक्त है, अपनी तलवारी में खींचना है। तो ये गदर की क्या होती थी, कविताएं होती थी, ठीक है। तो जान लीजिए इसके बाद गाटा मारू कांड हुआ था। गाटा मारू कांड क्या था, ये बेसिक जानना जी पूछता। गाटा मारू कांड एक जहाज था गाटा मारू, ठीक है। और कनाडा सरकार ने बेसिकली अपने यहाँ भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दिया था, ठीक है। तो कुछ सिख जो है, करीब 376 सिख जो है, वो गुरुदत्त सिंह ने एक सिंगापुर में एक जहाज़ किराए पर लिया था। उसी में 376 यात्रियों को, जिसमें 351 सिख, हिंदू और मुसलमान थे उसमें, और बाद में इसको जहाज़ को रोक लिया गया और इन लोगों को बंदी बना लिया गया। तो इसी को गाटा कामा गाटा मारू क्या है वो कांड बोला जाता है, याद रखिएगा। ये 1913 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं होम रूल लीग इंडिया में आंदोलन होता है। होम रूल लीग, होम रूल लीग का शुरुआत किसने किया है इंडिया में, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की है, ठीक है, इंडिया में। और ये बेसिकली आयरिश यानी आयरलैंड का एक कंसेप्ट था और इसको इंडिया में लागू किया गया, ठीक है, इन लोगों ने किया। और इसीलिए जोसेफ बापिस्टा की अध्यक्षता में बेलगांव में, जो कर्नाटक में है, वहाँ पे इंडियन रेल की स्थापना की गई। और जेसब बापिस्टा ने क्या किया, जेसब बापिस्टा ने उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये भी पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कुछ और बताते हैं इसमें आगे देखें। फिर लखनऊ पैक्ट बताई दिया 1916 में, कांग्रेस का समझौता था जिसमें नरम गरम दल एक हो गए थे, ठीक है। और इसी में बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें क्या बोलता था, अशांति का जनक, अशांति का जनक, जान लीजिएगा, फादर ऑफ वायलेंस बोलता था। और इसका एक न्यूज समाचार पत्र था, वो बीजी तिलक को इंडियन अनरेस्ट बोलता था, ठीक है। तो इसके खिलाफ इन्होंने मानहानि करने लंदन गए थे और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। तो पूछता कि किसने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, इंडियन अनरेस्ट कहा था, तो वैलेंटाइन चिरोल इसका आंसर होगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर गांधी जी का रोल आता है। गांधी जी इंडिया में आते हैं, ठीक है। इंडिया गांधी जी 1893 ये गुजरात के व्यापारी अब्दुल्ला थे, उनके आह्वान पे वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने उसके मामले को लड़ने के लिए गए थे, चूँकि बैरिस्टर थे। तो अब दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र संपादित किया। और उसके बाद गांधी जी ने वहीं दक्षिण अफ्रीका में भी टालस्टॉय फार्म की स्थापना किया। ये पूछ देता है। और गांधी जी जनवरी 1915 में इंडिया में आए। तो उसके बाद उन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग लिया। चंपारण आंदोलन देखिए 1917 में शुरू होता है, बिहार में था, ठीक है। इसमें 3/20 यानी कि 3/20 तीन कठिया प्रणाली यहाँ पे प्रचलित थी। ये पूछ देता है तीन कठिया किसमें था, ठीक है। फिर अहमदाबाद आंदोलन हुआ, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ, खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों उदाहरण यहाँ पे था, ये गुजरात में, ठीक है, था, ठीक है। 1917 में जो है वो श्री राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को क्या किया, चंपारण में क्या किया, आमंत्रित किया आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। तो ये सब कुछ नहीं एग्जाम पूछ दिया था। फिर देखिए रॉलेट एक्ट आया। एक चीज़ और बताएंगे कि खेड़ा में जो हुआ था, वहाँ पे बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को, जानिए वल्लभ भाई पटेल को क्या किया था, सरदार की उपाधि दी थी। पूछता है कि कहाँ की, बरदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी उनको। रॉलेट एक्ट लाया गया मार्च 1919 में, ठीक है। इसे काला कानून कहा जाता था क्योंकि इसमें नो अपील नो वकील नो दलील की प्रावधान था। जिसको जब चाहिए आप हिरासत में ले सकते हैं, उसको गिरफ्तारी का आधार नहीं बनाएंगे, ना कोई इसको अपील करने का राइट होगा। ये बहुत ही काला कानून था जिसका भारत में काफ़ी विरोध किया गया। और इसी एक्ट यानी मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और इसी के विरोध में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में इसकी मीटिंग होती है इसके विरोध में। और वहाँ पे जनरल डायर क्या करता है, गोली चला देता है और काफ़ी भारतीय मारे जाते हैं। करीब सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 भारतीय मारे जाते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। असहयोग आंदोलन 1920-22 से शुरुआत होता है और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, ये 31 अगस्त 1920 को चलाया गया। और ये बेसिकली जो है वो खिलाफत आंदोलन का क्या था, एक हिस्सा था, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि लोगों ने काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली। इसमें लोगों ने अपनी सरकारी उपाधियाँ, सरकारी नौकरियाँ छोड़ना शुरू कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना शुरू किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा
चौरी चौरा कांड होने के नाते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो डेट भी याद रखिएगा, चौरी चौरा का 5 फरवरी 1922। और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है, चौरी चौरा एक तहसील है। वो पूछ देता है कि चौरी चौरा कहाँ पे, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे और बढ़ाते हैं आपको चीज़ों को। फिर देखिए चौरी चौरा के बाद कुछ देखिए यहाँ पे कुछ भगत सिंह, सुरसेन और क्रांतिकारी आतंकवादी संगठन को भी थोड़ा बता देते हैं, इसको आप जान लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी कौन कौन थे। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल आदि ने कानपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। कहाँ पे HRA की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कानपुर में। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकना, ठीक है। बाद में इसको क्या किया गया, आगे इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। फिर 1928 में क्या हुआ, फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो आज की डेट में क्या कहा जाता है, अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है। तो उसमें क्या किया गया था, उनके नेतृत्व में, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में वहाँ पे मीटिंग हुई थी और HRA का नाम बदल के SHSR यानी यहाँ पे समाजवादी सब जोड़ दिया गया। तो ये कहाँ पे हुआ था, इसकी चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, दिल्ली में किया था। पूछता है कि SRA कहाँ स्थापित हुआ और SHSR यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये दिल्ली में हुई थी, ये भी पूछ देता है, ठीक है। असेंबली बम कांड में देखिए, असेंबली बम कांड में क्या था, यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, लाहौर बम कांड बोलते हैं। जिसमें भगत सिंह वगैरह ने इनको फांसी की सजा दी गई थी। ये कभी पूछ देता है कि किस कांड से जुड़े हुए थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु थे, ठीक है। और उन्होंने एक बम फेंका था असेंबली में। उनका उद्देश्य हिंसा करना नहीं था, उनका उद्देश्य था अपनी आवाज़ को पहुँचाना, ठीक है। लेकिन उन लोगों को पकड़ लिया गया और बाद में उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। और इसी में एक जतिन दास थे जिन्होंने बंद क्रांतिकारियों के दशाओं के लिए उन्होंने हड़ताल किया था, इसलिए 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी जतिन दास की। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है। चटगांव शस्त्राकांड भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं ने बहुत भूमिका किया था। चटगांव शस्त्राकांड जिसमें सूरसेन जो मास्टर थे, इनका नाम मास्टरदा था, अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल, इन लोगों ने चटगांव में क्या किया, ये चटगांव उसमें बांग्लादेश में था और वहाँ पे उन्होंने नेतृत्व किया और काफ़ी जो है उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसमें कुछ नई लड़कियाँ थीं, युवतियाँ थीं, उन्होंने भागीदारी की। जैसे प्रीतिलता वाडेकर ने क्या किया था, रेलवे इंस्टीट्यूट पे छापा मारा और उसी दौरान मारी गई, ठीक है। और उसके बाद बीना दास ने क्या किया, दीक्षांत समारोह में गवर्नर पे गोली मार दी थी, ठीक है। शांति घोष, सुनील चौधरी ने जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे देख लेंगे। फिर 1930 संविधान अवज्ञा आंदोलन हुआ और उसको भी क्या किया गया, उसमें महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। अपने 78 अनुयायियों के साथ जो अहमदाबाद के जो है वो साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरुआत किया 12 मार्च को। और उसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था। दांडी क्या थी, दांडी गुजरात के नवसारी जिले में, पूछता है एग्जाम में, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये आंदोलन हो गया। फिर उसके बाद पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड आता है, सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। इसमें क्या थी कि इसमें हिंदुओं में फूट डालने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग एक वर्ग घोषित करके उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई थी। तो इसी का विरोध हुआ और बाद में पूना पैक्ट में समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को। इसमें पूछा जाता है कि ये सांप्रदायिक अवार्ड कब था, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को और पूना पैक्ट 26 सितंबर 1930 को। तो डेट भी पूछ देता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, कुछ कांग्रेस का अधिवेशन बता देता हूँ, फिर ज्योग्राफी शुरू करता हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन जो है थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद आते हैं, अब देखिए आंदोलन में आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप इसको कर लीजिए अच्छे से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, देखिए। तो पहली बात जान लीजिएगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। एक अंग्रेज अधिकारी थे, ICS थे, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1885 में।
और 1885 में इसका पहला सेशन हुआ था, पहला मुंबई में हुआ था, और WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है, ठीक है। दूसरा 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा पूछ देता है, आप देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे 1887 में मद्रास अधिवेशन में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, फर्स्ट इंग्लिश कौन था जो इसका अध्यक्ष बना था, तो उसका आंसर है क्या है कि 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूल नाम के थे, ठीक है। ये सब पूछ देता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 1896 में 1896 में कोलकाता में हुआ था, जिसमें रहीमतुल्ला सयानी इसके प्रेसिडेंट थे, और पहली बार इस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, और यहीं पे जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की गई थी, ठीक है। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी के उसमें, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कहाँ पे हुआ था, 1906 का कोलकाता में हुआ था, ठीक है। 1907 में रास बिहारी घोष अध्यक्षता में हुआ था सूरत में अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम और गरम दल में, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर देखिए 1911 में कलकत्ता में फिर अधिवेशन होता है पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में, और पहली बार इसमें जन गण मन गाया गया था, याद रखिएगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ होता है अध्यक्ष, यहीं पे जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी उसमें एकता आई, नरम गरम दल एक हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप 1917 में बताया था प्रथम महिला कौन अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट, कहाँ पे थी, कोलकाता में थी, पूछ देता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे देख लेंगे। उसके बाद फिर आता है कि 1920 में लाला लाजपत राय हुए थे, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में, ये भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे युवा पूछता, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, सबसे यंग कौन था, उसमें अबुल कलाम आज़ाद 1923 में दिल्ली अधिवेशन में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और 1924 में महात्मा गांधी जी भी एक बार अधिवेशन में, ध्यान दीजिएगा, एक बार महात्मा गांधी को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था 1924 में बेलगांव में, बेलगांव कहाँ पे, कर्नाटक में। 1924 में बेलगांव सेशन हुआ था कांग्रेस का, महात्मा गांधी उसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और 1925 में कानपुर में हुआ था, जिसमें सरोजिनी नायडू बनाया गया था, तो सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। अगर प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट 1917 में, प्रथम भारतीय फर्स्ट इंडियन वुमेन तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में देखने थी। तो यहाँ पे पूछ देता 1929 में लाहौर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। 1931 कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, जहाँ पे फंडामेंटल राइट की मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ध्यान दीजिएगा। 1937 में पहली बार फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था, जिसके अध्यक्षता JL नेहरू थे पंडित। 1938-39 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस दोनों में सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में हरिपुरा में हुआ था, जो गुजरात पड़ता है, और 1939 त्रिपुरी में, जो MP के जबलपुर में पड़ता है। इन दोनों की अध्यक्षता कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। और उसके बाद अबुल कलाम, देखिए यहाँ पे है, आपको हमने देखा अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले थे, पूछ देता है, ठीक है। 1940 से 46 तक रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर उसके बाद फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें पूछता कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उसका आंसर होगा आचार्य JB कृपलानी थे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर 1948 में बी पट्टाभी सीतारमैया हुआ। तो ये कहने का मतलब ये इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको सेशन से पूछ देता है, कांग्रेस का अधिवेशन से पूछ देता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें बता देते हैं, आप उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं, देख लेते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा कंपनी देख लीजिए, जो कंपनियाँ भारत में आती हैं, जैसे यूरोपीय कंपनियाँ था, ठीक है। तो जैसे कौन कौन कंपनी, पुर्तगाली थे, डच थे, इंग्लिश थे और फ्रांसीसी थे, इनका आप भी कालक्रम देख लीजिएगा, कौन कौन इस एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे अच्छे से। और उसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को थोड़ा सा ज्योग्राफी बताने का, क्योंकि इतना रिवाइज कर लेंगे तो आपका बेसिक रूप से काफ़ी तैयार हो जाएगा। अब हम ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी में देखिए क्या क्या करना है, उसमें भी 60 डिवीजन आपको बता देते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको क्या चीज़ करना है, यहाँ से आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी में आपको ना कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे क्या देखना है कि कुछ घाटी, नदी, पहाड़,
ठीक है, कौन कौन राज्य किसके से जुड़े हैं इस सबको देखना है, ठीक है, और कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है, और कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ कौन कौन है, इन सब चीज़ों को आपको देखना। तो मैं इसमें शार्ट में आपको जो हो सकता है आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है, बाकी आप बने देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है कि जो भारत है, भारत देश किस अक्षांश पर है और किस देशांतर पर है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, भारत का जो क्षेत्रीय विस्तार, भारत विश्व में 7वां देश है, किसके मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, ध्यान दीजिएगा। और इसका विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है, नॉर्थ से, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश से, क्या है ये, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से, ध्यान दीजिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 पूर्व दिशा में। तो कभी कभी पूछ देता है, यहाँ इतना जरूरी नहीं है, इतना आप देखिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कर्क रेखा है भारत के किन राज्यों से गुजरती है, जो कैंसर लाइन है वो किस से गुजरती है, यहाँ एक कुछ जरूर पूछा जाता है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन है इंडिया के, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर बता रहा हूँ, अगर गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, एक नंबर को पूछ देता कभी कभी, ठीक है। अब भारतीय देखिए, भारत का जो समय है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो इलाहाबाद में नैनी जगह, वहाँ पे 82.5 डिग्री अक्षांश पर, ध्यान दीजिए 82.5 डिग्री अक्षांश पे माना जाता है। और जो ग्रीनविच का जो टाइम है लंदन में है, वो 0 डिग्री सेंटर से। तो भारत और लंदन के बीच में जो समय का अंतराल है, टाइम इंटरवल, वो 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 आवर का डिफरेंस है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको आप अच्छे देख लेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान देना, भारत के 4 एक्सट्रीम पॉइंट हैं, कौन कौन है, जैसे साउथर मोस्ट पॉइंट कौन है, इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, कन्याकुमारी से तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्थर मोस्ट पॉइंट कौन है, कराकोरम दर्रे के निकट है, जो जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर पर है। उसके बाद वेस्टर्न पॉइंट में गौर माता अथवा गुहार मोती है, गुजरात में है, ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में क्या लिया है, विनविदु यानी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे से भी क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है। अब बांग्लादेश की सीमा पर लगे राज्य कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से पूछा कौन कौन जो है वो बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य नहीं है, याद रखिएगा। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन, ध्यान दीजिएगा, वो है पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, श्रीलंका है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं, ये पूछ देता है, यानी भारत के जो ये ऐसे देश जो सटे हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद है। अब कुछ देखिए, जो कुछ लाइन है जो भारत को डिवाइड करती हैं, उनको भी आप थोड़ा देख लें। जैसे भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी इंटरनेशनल लाइन कौन सी है, वह रेड क्लिफ रेखा होता है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवीजन करती है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरेंट लाइन है, डूरेंट रेखा है। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, डिवाइड करती है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉट लाइन यानी मैगिनॉट रेखा है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। फिर देखिए, फिर आपको देखें, एक होता है भारत श्रीलंका में पाक जल डमरू है, ध्यान दीजिएगा, पाक स्ट्रीट बोलते हैं इसे। ये कहाँ पे है, भारत श्रीलंका में, और ये तमिलनाडु से अलग होता है, यानी तमिलनाडु में, इससे भारत श्रीलंका को अलग करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक भारत का राज्य त्रिपुरा, जो तीनों तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है देशों के साथ, त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और आते हैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे भारत सर्वोच्च, अब कुछ चोटियां हैं, हाईएस्ट पीक का है, कौन कौन पूछ देता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की है, लेकिन कहाँ पे है, ये नेपाल में। इसी को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। भारत का जो सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, हाईएस्ट पीक कौन है, उसका नाम है K2, गार्डविन ऑस्टिन है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की दूसरी कौन है हाईएस्ट पीक है, वो कंचनजंगा है। तो कभी कभी पूछ देता पहली कौन दूसरी, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमको कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। आगे आते हैं। फिर देखिए, कुछ दर्रे ऐसे हैं जो आप तैयार कर लीजिए, कुछ दर्रे हैं आपको बता देते हैं। दर्रे क्या हैं, जैसे बोमडिला दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में है, पूछता बोमडिला दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम और तिब्बत में पड़ता है। भोर घाट महाराष्ट्र,
पालघाट केरल में है, सिपली का हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेक, ये लिपू लेक भारत चीन सीमा पर है, ध्यान दीजिएगा। जोजिला दर्रा कहाँ पे, कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रा क्या, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और माना दर्रा उत्तराखंड में है। तो ये पूछ देते हैं दर्रे कहाँ पे हैं, 1 नंबर का 2 नंबर के यहाँ से भी आ सकता है, इसलिए आश्चर्य। और सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद कहलाता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा हिमनद है ये गंगोत्री हिमनद कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, एक भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, ध्यान दीजिए, पूछता है, राजस्थान से निकलती है और दिल्ली के तक आती है। तो अरावली पर्वतमाला है जो क्या है, वो सबसे प्राचीन है, सबसे एंशियंट है। और अरावली पर्वत पहाड़ी के नाते ही राजस्थान में बारिश कम होती है, समझिए नहीं होती है, क्योंकि ये उन हवाओं को क्या करता, पैरेलल करके रोक लेता है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ हो जाता है। देखिए बैरल द्वीप है, बैरल द्वीप पे बंगाल की खाड़ी में बैरल द्वीप है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में एक बैरव आइलैंड है, जहाँ पे दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है बैरल द्वीप। कहाँ पे है, दक्षिण एशिया में, बंगाल खाड़ी। इस ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक होता है देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप, जहाँ से आप देखिए भारतीय प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जो होती है, प्रक्षेपास्त्र होती है, सेटेलाइट जो है, वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। कुछ और पॉइंट आपको बताते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ झीलें हैं, देखिए लेक, कुछ लेक्स हैं, कहाँ का उनको याद रखिएगा। जैसे फुलर झील कहाँ है, यूपी में है। लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक मणिपुर में है। डिडवाना या झील क्या है, राजस्थान में है। और कोलेस झील एपी आंध्र प्रदेश में। चिल्का उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में पूछ देता है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोनार झील महाराष्ट्र में है। और डल झील और एक वुलर झील, दोनों जम्मू और कश्मीर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखिए एक क्या है, राजस्थान में इंदिरा नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी नहर बोले जाते हैं। ये एक सतलज नदी से निकलती है, ध्यान दे, पूछता है इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, ये राजस्थान से है। तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से एक बार दोहरा लेंगे, ठीक है, और अच्छे से आप तैयारी करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ घाटियाँ जैसे हैं, कुल्लू घाटी कहाँ पे, कुल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है और धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेलांग घाटी उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा। और मारवा घाटी लद्दाख में है। और जुकूधारी घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। और ये थोंग घाटी जो गंगटोक में है। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लिए। बेसिकली जो दर्रे होते हैं वो पहाड़ों में एक जाने का रास्ता होता है, जिसे दर्रे बोलते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की भी कुछ नदियाँ हैं, कुछ और भी नदियाँ हैं। तो नदियों को भी आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे सबसे बड़ी भारत की गंगा नदी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरी क्या है, दूसरी गोदावरी नदी है। तो पूछ देता कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, गंगा है, और दूसरी जो है वो गोदावरी। गोदावरी साउथ में है और गंगा का ये उद्गम स्थल गंगोत्री से होता है, उत्तराखंड में है। तो इसको आपको एक बार देख लेना है। जैसे ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, इतनी नदियाँ जो हैं वो देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनका पश्चिम की ओर मुहाना है, पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना। अब जो ताप्ती नदी है क्या है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, गोदावरी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, और ये महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण भारत को ये पार करते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। बिहार की एक नदी है जिसको बोलते हैं कोसी नदी, इसे बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि कोसी नदी बिहार में बाढ़ लाती है, लोगों को प्रभावित करती है, इसलिए इसको बिहार का शोक बोला जाता है, कोसी नदी को। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और आपके लिए कुछ और पॉइंट बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा सा और देखना है, जैसे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देख लें आप। ज्योग्राफी में जो एग्जाम में पूछ देता है, देखिए इससे लेयर है,
यानी कि मंडल। तो आपको पता है कि जब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो 4 मंडल पड़ता है बेसिकली। 4 मंडल कौन कौन मंडल है इसको आप जान लें। 4 मंडल में पड़ता है कि पहला जो है क्या पड़ता है, क्षोभ मंडल, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। पहला कौन सा, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर है, ध्यान दीजिए पहले ट्रोपोस्फियर। दूसरा समताप मंडल जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा है आयन मंडल, आयनोस्फियर। और चौथा बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो जानिए क्षोभ मंडल में क्या होता है। क्षोभ मंडल में मौसमी गतिविधियाँ होती हैं, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो ये मौसम होता है। दूसरा इसलिए इसमें वायुयान नहीं उड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वायुयान किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, पूछ देता है। ठीक है, और ओजोन लेयर किस में है, समताप मंडल में ही है। ओजोन, ओजोन क्या होती है, ओजोन बेसिकली सूर्य सन की अल्ट्रावायलेट किरणों से मनुष्य की रक्षा करती है। जब वो अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ पे आती हैं उनको वहीं क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट किरणों के नाता क्या होता है, वो चर्म रोग होता है, स्किन प्रॉब्लम होती है। तो ओजोन लेयर किस में आता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, समताप मंडल में आता है, ध्यान दीजिए। फिर आयन मंडल होता है, तीसरे नंबर पे आयन मंडल होता है। आयन मंडल क्या होता है कि रेडियो तरंगे, जो रेडियो तरंगे होते हैं, जो मोबाइल्स वगैरह होते हैं, क्या उनकी जो रेज होती हैं वो आयन मंडल से कनेक्ट होती हैं। तो ये सब चीज़ें आयन मंडल होती है। उसके बाद जो मंडल होता है क्या होता है, वो बहिर्मंडल होता है। और फिर बहिर्मंडल के आगे की सीमाएं क्या होती हैं, अंतरिक्ष होती है, अनलिमिटेड होती हैं। तो इस चीज़ को आपको मंडल के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन स्फीयर किस में है, किस मौसम में किस मंडल में जहाज उड़ते हैं, किस लेयर में। ठीक है, किस मौसमी गतिविधियाँ होती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आप थोड़ा सा और देख लीजिए, कुछ बता देते हैं, क्योंकि अब आपको 60 में रिवीजन करना है और उसको आप एक बार ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सौर मंडल में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे दिए हैं जो तारे और ग्रह होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप देखिए सबसे पहले बुध को देखिए। बुध क्या है, यानी मरकरी। मरकरी को ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह पूछ देता है, सबसे नज़दीक का कौन है। ठीक है, और बुध और शुक्र यानी मरकरी और वीनस के पास कोई भी क्या है, उपग्रह नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी उपग्रह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सैटेलाइट इसके पास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वीनस होता है, शुक्र होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये सबसे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। ये चमकीला होता है और सबसे गर्म होता है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं, सुबह का तारा, शाम का तारा। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की भगनी भी बोलते हैं, पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, फिर जुपिटर है, बृहस्पति है। ये सौर मंडल का, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं, 12 ईयर्स लगता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मंगल ग्रह, मार्स, ये लाल ग्रह होता है, रेड रंग का होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, पूछ देता है कौन किस ग्रह को रेड प्लैनेट बोलते हैं, लाल ग्रह। ठीक है, और इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन, 2 सैटेलाइट से कौन कौन, फोबोस और डीमोस, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर शनि यानी सैटर्न क्या होता है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड इसके बाद है ये। और ये क्या कहता है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट क्या है, टाइटन है, पूछ देता कभी। अरुण, यूरेनस बोलते हैं, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और उसके बाद वरुण है। वरुण को क्या कहा जाता है, ये जहान गाले ने इसकी खोज किया था। ठीक है, और ये हरे रंग का ग्रह, ध्यान दीजिए, ये क्या है, हरे रंग का ग्रह है, पूछ देता है, ये ग्रीन प्लैनेट कहलाता है। तो इतना जो है एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और बाकी हमने टाइम बता दिया था। अंतर्राष्ट्रीय देखिए क्या है कि देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, ध्यान दीजिएगा। इक्वेटर लाइन जो होती है वो 0 डिग्री क्या होती है, वो लैटिट्यूड पे होती है, 0 डिग्री देशांतर होती है। उसके उत्तर में आप देखेंगे 23.5 डिग्री अक्षांश पे, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होता है, वो कर्कवृत्त होता है, ध्यान दीजिएगा। और इक्वेटर लाइन के नीचे यानी साउथ में, दक्षिण में 23.5 डिग्री जो है वो लैटिट्यूड क्या होता है, वो मकर वृत्त होता है, ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है कभी एग्जाम में। ठीक है, बाकी हमें पता है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है किस पर होती है, 180 डिग्री देशांतर पे, 180 डिग्री क्या होती है, वो लैटिट्यूड पे होती है। ये पूछ देता है, यहीं से दिन और रात बदलते हैं, दिन और रात यहीं से होता है। इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इतने अच्छे से दोहरा लीजिए जितना बताया गया है। ठीक है, और बाकी अगर इतने से देख लेंगे और इसके साथ साथ जितना मैंने बताया उसको पढ़ लीजिए, और लास्ट ईयर का पेपर 1 बार 2 बार सॉल्व कर लीजिए, बहुत अभी टाइम है आपके पास, घबराना नहीं है, तैयार कर लीजिए। बिहार जे का और बिहार ईपीओ का, ज्योग्राफी का पोर्शन और हिस्ट्री का पोर्शन। तो आपका जो इस लेक्चर में करीब
25 से 30 क्वेश्चन है, आप आराम से कवर कर लेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो अब आपका एग्ज़ाम का डेट एकदम करीब में है, घबराना नहीं है। इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद अच्छे मन से एग्ज़ाम दीजिए, और निश्चित रूप से अगर आपने मेहनत की है और आपको अपने पर भरोसा है, भगवान भरोसा है, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।